हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कोशिका द्रव्य। यदि इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के कोई लेक्चर 2 देखें जिसमें मैंने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़ाया हुआ है। आज हम लोगों को कोशिका द्रव्य पढ़ना है और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिका द्रव्य देखने से पहले एक शब्द आता है जैसे प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य। कई लड़के क्या करते हैं, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे ये एक कोशिका है, यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं। जैसे ये एक कोशिका है, क्या है? कोशिका। एनिमल सेल हो गया, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। और इसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ये है कोशिका झिल्ली। समझने के लिए पहले ध्यान से देखें, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा हो गया केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक। तो एक प्रकार ध्यान से देखेंगे तो एक कोशिका झिल्ली और एक केंद्रक के बीच जो भी कोशिका यानी जो भी द्रव होता है उसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। लेकिन जीव द्रव्य क्या? जो जीव द्रव्य होता है यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर का जो होता है, केंद्रक सहित यानी केंद्रक के भागों को भी मिला करके जीव द्रव्य बोला जाता है। लेकिन कोशिका द्रव्य में क्या? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आप लोगों को जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य समझ में आ गया होगा। जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य समझ में आ गया होगा। कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का जो पार्ट होता है, जो द्रव भरा होता है, उसी को हम कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। और जीव द्रव्य में क्या होता है? जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली और केंद्रक सहित यानी केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक होता है इसके अंदर द्रव्य होता है, उस सभी सहित को पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, द्रव प्लस कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्ली केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर केंद्रक बोल सकते हैं, केंद्रक द्रव्य। ये दोनों पार्ट को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव्य। लेकिन कोशिका द्रव्य केवल ये वाला हिस्सा होता है। अब हम लोग कोशिका द्रव्य देखेंगे। तो कोशिका द्रव्य के बारे में कुछ देखेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी हमने देखा है कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच के जो प्रकार का द्रव होता है उसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ठीक है कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडी, ETC, एक्सेट्रा। जो हमने संरचना में लिखा है वो हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। यह जो कोशिका द्रव्य होता है यह हाइलोप्लाज्म और रिक्तिका, हाइलोप्लाज्म, ये जो हाइलोप्लाज्म होता है, इस हाइलोप्लाज्म रिक्तिका मतलब इन दोनों को एक बोला जा सकता है। हाइलोप्लाज्म रिक्तिका तथा कोशिकांगों में विभक्त होते हैं। हम देखें तो यहाँ पे मतलब कोशिका में रिक्तिका भी पाया जाता है और जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो विभक्त होते हैं। हाइलोप्लाज्म में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो हाइलोप्लाज्म होता है, जैसे रिक्तिका में ही एक पार्ट होता है हाइलोप्लाज्म। ठीक है, इसको हाइलोप्लाज्म, तो इसमें मान लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया,
प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी चीजें उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिकांगों में और रिक्तिका। तो रिक्तिका हमने ये बता दिया जो होता है वैक्यूल। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसमें कोशिकांग। तो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो कोशिकांग को हमने बांटा था पीछे की तरफ, एक दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली युक्त, एक था हमारा एकल झिल्ली युक्त, यानी एकल झिल्ली युक्त, और एक था हम लोगों का झिल्ली रहित, जिसमें कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो दोहरी झिल्ली युक्त में क्या क्या था? पहला था हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, ये पीछे पढ़ा चुके हैं, केवल मैं थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है लवक। दूसरा क्या है? लवक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लवक। लवक केवल पौधों में पाया जाता है, इसको एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद से इसको हम समाप्त करते हैं। केवल पादपों में, केवल पादपों। तो अब यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे कि लवक के बारे में, कि लवक होता क्या है और लवक के प्रकार देखेंगे इसी में। तो लवक यानी इसको बोल देते हैं प्लास्टिड। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। तो लवक की अगर बात करें तो लवक की खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हैकल। लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने, हैकल नामक एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में, कब? 1865 ईस्वी में की थी। परंतु यहाँ पर ध्यान देना होगा, लेकिन हैकल ने केवल क्या किया था? 1865 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, खोजा था। लेकिन एक सिम्फर नामक वैज्ञानिक है। कौन? सिम्फर नामक वैज्ञानिक इसके बारे में क्या किया? बताया, या प्लास्टिड शब्द दिया। कौन शब्द दिया? प्लास्टिड, जिसको हम क्या कहते हैं? लवक। लवक शब्द दिया। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि लवक हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में खोजा था, लेकिन सिम्फर ने इसका नाम दिया। नाम क्या दिया? प्लास्टिड। कौन सा शब्द दिया? प्लास्टिड शब्द दिया। तो लवक का क्या काम होता है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लवक जो होता है वो कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये दोहरी झिल्ली, ये देखो यहाँ पे साफ पहले लिख दिया गया कि दोहरी झिल्ली, तो इसमें लवक। तो यहाँ से हमको मालूम चलता है कि यह केवल पादपों में पाया जाने वाला एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, यह भोजन निर्माण में भी मदद करता है, रंग प्रदान करता है, भोजन को संचय भी करता है। ठीक है, तो इसकी हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा ऐसे कुछ कि लवक पादपों में, लवक पादपों में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त, क्योंकि दोहरी झिल्ली पाई जाती है तो लिख सकते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन को बनाता है, या भोजन निर्माण में मदद करता है। ये पौधे को रंग प्रदान करता है तथा भोजन संचय का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन संचय का कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम कुछ और देख लेते हैं कि इसमें जो होता है, थोड़ा सा देख ले ध्यान से। इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे बोल दें विशेषता क्या होती है कि इनमें स्वयं का डीएनए, इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। स्वयं का डीएनए पाए जाने के कारण इसे हम अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। तो इसमें स्वयं का डीएनए पाए जाने का, ठीक है, इसीलिए इधर लिख देते हैं
इसीलिए लॉग चल रहा था ना, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग, इसी को हम बोल सकते हैं एटोनोमस और एटोनोमस, ठीक है, स्वायत्त अंग कहा जाता है। अब हम देखेंगे लवक के प्रकार। लवक के कितने प्रकार होते हैं? लवक के प्रकार तो ध्यान से देखेंगे, लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने? 3। पहला जो होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। दूसरा होता है वाणी लवक। इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है हम लोगों का अवर्णी लवक, जिसको श्वेत लवक भी कहते हैं। अवर्णी लवक, इसी का एक और नाम है श्वेत लवक। इसी को क्या नाम, एक और किस नाम जानते हैं? श्वेत लवक के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है 3 भागों में बटा होता है। ल्यूकोप्लास्ट कितने भागों में बटा होता है? 3। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट, और जो तीसरा होता है वो होता है हम लोगों का इलियोप्लास्ट। अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हरित लवक, उसके बाद से देखेंगे वाणी लवक। तो यहाँ पर हम देखते हैं हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। तो हरित लवक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर हरित लवक में स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। और स्वायत्त को ऑटोनोमस बोल सकते हैं। ऑटोनोमस। ठीक, पीछे हमने आप लोगों को ये स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम हमने बताया है। यहाँ पे इनमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम, ये वाला जो पार्ट हमने लिखवाया है ये हरित लवक में रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जिसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, और हमने ये वाला जो पार्ट लिखवाया है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। ये हरित लवक में आएगा। किसमें आएगा? हरित लवक में। ठीक है, तो स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। ठीक है, हरित लवक जो होता है, एक और इसमें छोटा सा जोड़ देते हैं। हरित लवक होता है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। यानी इससे प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है अच्छे तरीके से, प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य भूमिका निभाता या निभाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में मददगार होता है। ठीक है, हरित लवक की खोज सिम्फर ने किया था। एक और बात, सिम्फर ने कौन सा शब्द दिया था? प्लास्टिड शब्द दिया था, जो पीछे हमने पढ़ाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और हरित लवक के कारण है। ठीक है, और हरित लवक के प्रभाव से पेड़ पौधे जो होते हैं हरे रंग के होते हैं। और
इसी के कारण, किसके कारण? हरित लवक के कारण। तो इसी कारण जो पेड़ पौधे का रंग होता है, पेड़ पौधों में हरे रंग में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या हरे मतलब हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सामान्य सा हम चित्र बनाते हैं जैसे हरित लवक का। ठीक है, तो हरित लवक का फिगर यहाँ पर हम देखेंगे। ये वाला जो सबसे बाह्य आवरण है, क्या है? बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। ठीक है, इसके नीचे जस्ट हम लोग बना देते हैं आंतरिक आवरण। कौन सा? इनर मेम्ब्रेन। इसी को आंतरिक आवरण बोल सकते हैं, आंतरिक आवरण। ठीक है, और इसी में हमारा पाया जाता है ग्रेना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं चीजें? ग्रेना। फिगर है, ये जो खाली स्थान जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। यहाँ पर लिख सकते हैं खाली स्थान को या जगह को, खाली जगह को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये हरित लवक का पार्ट है, हरित लवक। ये जो वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और ग्रेना जो होता है यह केवल हरित लवक में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल हरित लवक में, केवल हरित लवक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे। जैसे बाह्य आवरण है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसको इनर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। इसको ग्रेना। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य आवरण। थोड़ा बहुत जान लेते हैं बाह्य आवरण का क्या काम होता है। बाह्य आवरण, देखो यह जो बाह्य आवरण जो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है यह चिकनी होती है और पारगम्य होता है। पारगम्य का मतलब इससे कोई भी पदार्थ आर पार आ जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चिकनी और पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। इसके बाद से ये जो होता है ये लवक, जितने भी ये अंदर प्लास्टिक होते हैं लवक, इनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये दूसरा इसका काम क्या हो जाएगा? लवक को सुरक्षा प्रदान करना, लवक को सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद से आता है आंतरिक आवरण। तो अब आंतरिक आवरण हम देखेंगे। आंतरिक आवरण, इसका क्या काम होता है? आंतरिक आवरण। तो आंतरिक आवरण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आंतरिक आवरण जो होता है चयनात्मक पारगम्य होता है, चयनात्मक। ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है चयनात्मक आवरण होता है, मतलब जो भी इसके उपयोगी होगा उसी को ये अंदर आने देगा, बाकी सबको क्या करेगा? बाहर ही रख देगा, अंदर नहीं आने देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य, ये चयन करके अंदर भेजेगा। जैसे हमने आपको समझाया था इसके पिछले वीडियो में कि चयनात्मक गुण क्या होता है। कोशिका झिल्ली भी जो होता है वो चयनात्मक उसमें गुण पाया जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं, चयनात्मक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जा करके इसके पिछले वीडियो को जरूर देखें। आंतरिक आवरण, ठीक। इसके बाद से हम लोगों का आता है एस्ट्रोमा। क्या आता है? एस्ट्रोमा।
जो खाली स्थान होता है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोमा। और यह लवक के अंदर का द्रव भाग होता है, जो लवक होता है इसके अंदर का जो द्रव भाग होता है वो इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोमा। तो लवक के अंदर का द्रव भाग होता है इसी में एस्ट्रोमा में ही जो खाली स्थान दिख रहा है इसी में इसी एस्ट्रोमा, ठीक है। इसमें लवक के अंदर पे द्रव भाग होता है और इसी में एंजाइम, डीएनए तथा आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पाए जाते हैं कि एंजाइम, डीएनए और आरएनए तथा राइबोसोम के लौ के किस भाग में पाए जाते हैं, तो एस्ट्रोमा वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है ग्रेना। क्या आता है? ग्रेना। तो ग्रेना के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या होता है ग्रेना? ये सिक्के की जैसी संरचना होती है। यह ग्रेना जो होता है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये यहीं पे होता है, ग्रेना में ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यही होती है। कहाँ पे? ग्रेना में, ठीक है। यह केवल हरित लवक में पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं। जो ग्रेना होता है केवल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रेना जो होता है यह एक सिक्का थैलेक्वाई के रूप में होता है, यानी सिक्के के थैली के सिक्का के रूप, थैलोक्वाइस बोल सकते हैं इसको, थैलोक्वायस के रूप में बोला जा सकता है, ठीक है। और इसी में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? हरा रंग दिखाई देता है। तो हरे रंग होने के कारण क्या है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसके बाद से आता है हम लोग का वणि लवक। क्या आता है? वणि लवक। अब हम देखेंगे वणि लवक, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट देखते हैं। यह लवक पेड़ पौधों में विशेष रंग प्रदान करता है। वणि का मतलब ही होता है रंग। वणि का मतलब क्या होता है? रंग, या इसी को हम बोलते हैं वर्णक। वर्णक का ही अर्थ क्या होता है? रंग होता है। तो ये रंगों वाला लवक है। कौन सा लवक है? रंगों वाला लवक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह लवक पेड़ पौधों में, किसमें? पेड़ पौधों में विशेष रंग प्रदान करता है, विशेष रंग प्रदान करता है। यदि ये सोचो, यदि यह वणि लवक यदि जंतु कोशिका में पाया जाता तो जंतु कोशिका कैसी होती? लाल, पीला, हरा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। यह केवल किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो यह लवक पेड़ पौधों में विशेष रंग प्रदान करता है, ठीक है। जैसे में खास करके देखा जाए तो खासकर लाल, पीला और बैगनी, ठीक है। इनमें ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग। बीटा एक कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण कौन सा रंग? नारंगी रंग, ठीक है। तीसरा है हम लोग का एंथोसायनिन।
यह वर्णक जो होता है यह बैंगनी कलर के लिए जिम्मेदार होता है। किस कलर के लिए? बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। वही लोग सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। ठीक है, यह जो प्राय जो होता है सजावटी पौधों के लिए या सजावटी रंगीन पत्तियां ऊपरी सतह वड़ी लवक युक्त होती है, कह सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं? टमाटर, गाजर, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ETC एक्स्ट्रा। ठीक है, हम कर सकते हैं। अब तीसरा हम लोग का होता है अवर्णीय लवक। कौन सा होता है तीसरा? अवर्णीय लवक। तो तीसरा हमको देखना है अवर्णीय लवक। तीसरा क्या देखना है? अवर्णीय लवक। इसी को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक। यह लवक जो होता है यह सफेद, इसी को हम बोलते हैं कौन नाम से? श्वेत लवक। कौन सा नाम? श्वेत लवक। यह लवक जो होता है ये रंगहीन होता है और या सफेद होता है। ठीक है, यह पेड़ पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे इसका हम लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि यह लवक कैसा होता है? रंगहीन होता है। यह लवक रंगहीन होता है तथा पेड़ पौधों के उन भागों में होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता या नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो यहां से कि यह लवक रंगहीन होता है तथा पेड़ पौधों के उन भागों में होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जैसे फली हो गया, ठीक है, सनलाइट वहां पे पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे जो अम्लीय लवक जो होता है पेड़ पौधे में, स्टार्च हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया का संग्रहण करता है। यह कुल 3 प्रकार का होता है। जो अम्लीय लवक जो होता है यह स्टार्च, वसा और प्रोटीन का क्या करता है? संग्रहण करता है। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करता है, इलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, संग्रहण करता है। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है? अवर्णीय लवक कुल 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो कौन कौन? पहला हम लोग का होता है एमाइलोप्लास्ट। क्या होता है? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है? प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट। तीसरा क्या होता है? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोटीनो यानी एमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है? यह मतलब स्टार्च को संग्रहण करता है। या किसको संग्रहण करता है? स्टार्च को। यह स्टार्च को संग्रहण करता है। ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट किसको संग्रहण करता है? या प्रोटीन को संग्रहण करता है। प्रोटीन को संग्रहण करता है। ध्यान समझेंगे, यह प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन, इलियोप्लास्ट यह वसा को संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है? वसा का संग्रहण। ठीक है, यह स्टार्च का, प्रोटीनों से प्रोटीन, इलियो वसा। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे ले लेते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे आलू। क्या हो गया? आलू। ये एमाइलोप्लास्ट होते हैं। जैसे चावल, ये किसका संग्रहण करते हैं? स्टार्च का। इसका प्रोटीनोप्लास्ट को उदाहरण ले लेते हैं जैसे सोयाबीन। ठीक, उसके बाद से होता है यहाँ पे मूंगफली। ठीक है, एक और मतलब सभी प्रकार के जितने भी दाल है, सभी प्रकार की दालें ये क्या? प्रोटीन संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, इलियोप्लास्ट एक खाद्य फसलें, जैसे इलियोप्लास्ट जैसे वसा मतलब तेलीय। ठीक है, तो मूंगफली का तेल निकल सकता है। खाद्य पदार्थ जैसे सोयाबीन का तेल होता है, उसमें वसा पाई जाती है। सोयाबीन, मूंगफली एंड ETC